शादी का फंक्शन अरूज पे था। सफ़ेद बड़े बड़े सतूनों पे लगे गुलाबी फूल लड़ियों की सूरत नीचे तक आते थे। शाहाना तर्ज के मेज़ और उनके गिर्द रखी कुर्सियों पे बैठे उमरा खुशकपियाँ कह के मौसीकी खाने के दौर गर्ज की शाम हर तरह से भरपूर थी। मेहमानों को छोड़कर स्टेज पे आओ तो सेंटर सोफे पे नरमीन बैठी थी। याकूत उसके साथ जुड़कर बैठा था, मुस्कुराता हुआ मुबारकबाद वसूल करता हुआ। सब्ज आंखों वाली लड़की ने सुर्ख लंबी घेरदार फ्रॉक पहन रखी थी, जिसके दुपट्टे और बाजू के किनारों पे जरदोसी का काम हुआ हुआ था। बाकी सारे छोड़े पर मुनकशे का भारी काम था। गले में सोने का भारी सेट था। उसके कपड़ों से मेल खाता चेहरा मेकअप के तहों के बावजूद वीरान और खंडर मालूम होता था। उसकी आंखों में कोई रुमक नहीं थी। वो ऐसे बैठी थी जैसे पत्थर का मुजस्मा। दफातन याकूत मजीद करीब होकर बैठा। शायद फोटोग्राफर ने उन्हें पोज देने को कहा था। नरमीन के आसपास घुटन सी फैल गई, दिल से खून रिसने लगा। उसी अरसा में याकूत के कुछ दोस्त और कोई दो एक साबका सहेलियां स्टेज पे चढ़ आईं। मुझे नहीं पता था मुझे रिच करने के पीछे ये वजह होगी। उनमें से एक लड़की बड़ी बेबाकी से याकूत के कान के पास झुकी। याकूत की मुस्कुराहट में कोई फर्क नहीं आया, अलबत्ता उसका चेहरा सुर्ख हुआ था। उसे गुस्सा बहुत आया था। अगर ये लड़की मेरी जिंदगी में ना भी होती तब भी तुम्हारी शक्ल इस काबिल नहीं थी कि तुमसे शादी की जाए। वो मुड़े बगैर बोला, और वो मुड़े बगैर भी बता सकता था कि सुहेल के मुंह पे जैसे जूता लगा हो। वो आहारत से सुर्ख चेहरा लिए स्टेज से उतर गई। अब के याकूत के कुछ दोस्त ऊपर स्टेज पे चढ़ाए थे। फोटोग्राफर उनकी जगह बना रहे थे। कुछ दोस्त उनके कदमों के पास पंजों के बल बैठे थे, मुख्तलिफ कार्ड्स हाथों में बुलंद किए, जिन पे मुख्तलिफ मज़ाक़ा खेज अबारात लिखी थीं। मैम, प्लीज़ स्माइल करें। और सर, आप थोड़ा करीब हो जाएं। फोटोग्राफर ने कहा तो याकूत मुस्कुराते हुए करीब हो कर बैठा और बाजू उसके कंधे पे फैला लिया। नरमीन ने लोगों की परवाह किए बगैर एक झटके से उसका बाजू झटक दिया। उसकी ये हरकत सिर्फ फोटोग्राफर ने देखी थी। उसे शदीद जिल्लत महसूस हुई, लेकिन खामोश रहा। यार याकूत, ऐसा लगता है ज़बरदस्ती की शादी है। भाभी तो पोज करते हुए भी नहीं मुस्कुराई। ये जुमले उसके एक दोस्त से स्टेज से उतरते हुए कहे थे। याकूत ने उनको जवाब देकर मुतमिन कर दिया था। सब नीचे चले गए। अब वो दोनों अकेले थे। याकूत उसकी तरफ मुड़ा। तुम अगर ज़रा सा मुस्कुरा दोगी तो तुम्हारी शान में कुछ कमी नहीं आएगी। आखिर ऐसा कौन सा शौक है जो ख़त्म ही नहीं हो रहा। वो हल्की आवाज में भरमी से कह रहा था, मुझे आपसे घिन आ रही है। वो बेतासुर अंदाज से बोली, ये लोग मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि ये लोग आपका असल नहीं जानते। मैं खामोश हूँ क्योंकि आपके अंदर का शैतान मुझ पे जाहिर है। याकूत का चेहरा लम्हे भर को सफ़ेद हुआ था। मैं शैतान नहीं हूँ। वो जैसे इस लफ्ज़ पे ट्रिगर हुआ था। अपने अपने अल्फाज वापस लो। मैं शैतान नहीं हूँ। उसके चेहरे पे पसीना आ गया था, आंखें मुर्दा होने लगी थी। ये लफ्ज़ हथौड़े की मानिंद, कोड़े की मानिंद लगा था। नरमीन सामने देखती सपाट से बैठी रही। अभी याकूत कुछ और कहता जब नूर स्टेज की तरफ आता दिखाई दिया। साथ मौलवी और फ़हीम थे और वो खामोश हो गया, लेकिन जहन अब भी कहीं दूर था। चेहरा अब भी मुर्दा सफ़ेद था। इस एक लफ्ज़ ने उससे इतना ट्रिगर क्यों किया था? अगली सुबह वो फारिग थी, पेपर ख़त्म हो चुके थे। आज इतवार था, उमर भी घर पे था। वो नमाज़ पढ़ के सोया था और अब सुबह के 10 बज चुके थे, लेकिन अब तक जागा नहीं था। हाले ने नाश्ता किया और फिर लॉन में आकर बैठी। उसी वक्त वो भी उसे लॉन में अपनी तरफ आता दिखाई दिया। वो मुकम्मल अनजान बन बैठी, जैसे उसे देखा ही ना हो, जानती ही ना हो। उसकी हिम्मत कैसे हुई बगैर बताए मुझे डॉक्टर के पास ले जाने की? वो करीब चला आया। हाले के हाथ में कॉफ़ी का मग देख हाथ में खुजली हुई कि किसी तरह ये मग उसके हाथ तक का सफ़र तय कर ले, लेकिन इस वक्त सर्दे कशीदगी का शिकार थी। वो गला खंकारते हुए उसके करीब आ बैठा, मोबाइल सामने रखी मेज़ पे रखा। मैं आपसे बात करने आया हूँ। उससे आगाज़ किया तो उम्मीद उससे पहले कब बांधी थी जो अब बांधता। जवाब निदारत। हाले, मैंने जो कुछ भी किया आपके लिए किया। आपकी ज़हनी सेहत मेरे लिए बहुत अहम है। लेकिन ना आप कोई 2 साल की बच्ची हैं और ना मैं आपका गार्जियन। अगली बार मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। आपका इलाज आपका मसला है। लेट्स सॉर्ट आउट।
वो किस आराम से हल पेश कर रहा था। हाले ने अपना मग मेज पे रखने को हाथ आगे किया। उमर ने बर्क रफ्तारी से अपना मोबाइल उठा लिया, जैसे आखिरी लम्हे में किसी का कत्ल होने से बचा लिया हो। हाले ने ठहर कर उसको देखा। उमर ने यह बिला इरादा किया था, लेकिन इस वक्त हाले को लगा जैसे ही उसे दिखाने के लिए किया गया हो। उसके चेहरे के तासुरात यकदम बदल गए थे। मेहरमा की आवाज़ें सहन में गूंजने लगी थीं। तुम्हें लगता है मैं कोई पागल, कोई जुनूनी औरत हूँ जो हर वक्त घर की चीजें तोड़ती हूँ? तुम्हें लगता है बस तुम आला हो, बाकी कोई कुछ नहीं है? दुनिया में बाकी सब तो बेकार है ना? वो बुलंद आवाज में तंज कर रही थी। उमर अचंभे से उसे देखे गया। हर वक्त तुम यही जताते हो कि ये तुम्हारा घर है। तुम नफीस, वेल मैनेड, डिसेंट इंसान हो, और मुझे तो कुछ आता ही नहीं। तुम मुझ पे शक करते हो उमर। उसकी बुलंद आवाज कांपी। तुम मुझे दो मर्दों के दरमियान देख लो तो तुम मुझ पे शक करने लगते हो, क्योंकि मैं तो हूं ही वही लड़की ना जिस पर घर से भाग जाने का इल्जाम है। वो बोलते हुए हाँफ चुकी थी। उसकी आंखें सुर्ख हो गई थीं। तनफ्फुस फूल रहा था। उमर चुप संजीदगी से उसे देखता रहा। और उसने बस यही लफ्ज कहा था, और ये कि तुम्हें हर वक्त मुझे ताने देकर सुकून मिलता है। सफ़ीर हाथ से मारता था और तुम जुबान से। तुम सब मर्द एक जैसे होते हो, कोई फर्क नहीं तुम में। वो फनकारी। उमर दो कदम आगे आया। और और ये कि तुम मुझे पागल समझते हो। तुम्हें लगता है मैं माजी की ट्रॉमा में फंसी बीमार जहन की लड़की हूँ, और मुझे ये सारी बातें याद दिलाकर तुम्हें खुशी महसूस होती है। और और ये कि मुझे नफरत है तुमसे। वो फटी हुई आवाज में घुर्राई। चेहरा थूक रहा था। आंखें सुर्ख अंगार हो रही थीं, और लम्हे के 1000वें हिस्से में दिल ने उससे मलामत की थी। शक। उमर शक करता था। आह, लानत हो तुम पे। वो उसके ऐन सामने खड़ा था, जांचती स्कैन करती नजरों से उसे देखता हुआ। ये अल्फाज आपके नहीं हैं। वो ठंडे लहजे में बोला। मुझे फ़ौरन बता दें ये कौन है जो आपके मुंह में अल्फाज डाल रहा है, वरना खुदा की कसम अगर मैंने उसे ढूंढ लिया तो बहुत बुरा होगा। उसके लहजे में नरमी मुकफूत थी। अब कि वो सख्ती से इस फसार कर रहा था। एक लम्हे को हाले का सांस हलक में अटका था, लेकिन अगले ही पल उससे गर्दन अकड़ा ली। ये सब मुझे मेरी माँ ने कहा है। बताओ अब क्या कर लोगे? उमर की आंखों में अब की बेचैनी उभरी। सख्ती लम्हे में गायब हो गई। मैं जानता हूँ आप झूठ बोल रही हैं, लेकिन मेरी बात याद रखें। हर बात अपनी एक वाइब, अपना तासुर रखती है। मेरी किस बात से आपको ये तासुर मिला कि मैं आप पे शक कर रहा हूँ? मैं आपको लफ्ज़ों से मार रहा हूँ, या फिर मैं आपको पागल समझता हूँ? तुम्हारा मकसद तो यही होता है ना? वो ठिठाई से बोली। उमर ने समझने वाले अंदाज में सर हिलाया। जी जी। और फिर आपको कोई 15 दिन बाद याद आ गया कि मेरा मकसद क्या था। माशाल्लाह, कितनी ज़हीन है आप। अब कि उसके लहजे में तंज था। तुम मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकते उमर। यही बात अगर आप उस तीसरे से कह देती तो इस वक्त हम यहाँ लड़ ना रहे होते। याद रखें हाले, हर दो इंसानों के रिश्ते में कोई भी आउटसाइडर तीसरा होता है, और तीसरों ने हमेशा रिश्ते खराब ही किए हैं। चाहे उस तीसरे की नीयत साफ हो या खराब, तीसरा इंसान क्या करता है जानती हैं? वो संजीदगी से उसकी आंखों में देखता पूछ रहा था। हाले ने जवाब नहीं दिया। उससे कहना जारी रखा। तीसरा इंसान अंदाजे लगाता है, तुक्के लगाता है और रिस्क लेता है। वो ना ताल्लुक़ की नौइयत से वाकिफ़ होता है और ना दो लोगों की आपस में अटैचमेंट से, क्योंकि वो तीसरा होता है। वो अपने हिसाब से मशवरे देता है, रिस्क लेता है, अंदाजे लगाता है, और फिर पता है क्या होता है? हाले ने गैर इरादी तौर पर नफ़ी में सर हिलाया। मशवरे गलत हो जाते हैं, अंदाजे ठीक नहीं लगते, रिस्क ताल्लुक़ खा जाता है। क्या हमारे ताल्लुक़ में अंदाजे, रिस्क और तुक्कों की गुंजाइश है? हाले धीमी पड़ी थी, लेकिन जाहिर नहीं होने दिया। मेरी बात बुरी लगे मुझसे कहें, मेरा अमल बुरा लगे मुझसे कहें। लोगों के दरमियान हम दोनों को डिस्कस करेंगी तो क्या होगा? मुख्तलिफ राय, मुख्तलिफ पेशन गोइयाँ। हम दोनों का ताल्लुक़ नया है, हम दोनों एक दूसरे के लिए नए हैं। शादी रहे ना रहे, हम दोनों अच्छे दोस्त रहेंगे, और अच्छे दोस्तों को अपने मसाइल लोगों के सामने डिस्कस नहीं करने चाहिए। वो अपनी बात खत्म कर चुका तो हाले ने हफत से दाएं बाएं गर्दन घुमाई। लेकिन मैं तुम्हें कल डॉक्टर वाली बात पे माफ नहीं करूंगी। यकदम उससे गर्दन मोड़कर उसे देखते हुए कहा। फिर सजा दे दें? उससे बाजू सीने पे बांध लिए। हाले चंद लम्हा उसे देखती रही। सजा के नाम पे बस एक ही चीज जहन में आती थी।
वही सज़ा जो उसके बाप की फेवरेट थी। उसकी आंखें चमक उठी। चलो फिर मेरे साथ कपड़े धुलवाओ। वॉट? एकदम चिल्लाया। इस वक्त उमर हयात के चेहरे पर मस्कीन शोरों वाला तासुर था। शादी दुनिया की सबसे बड़ी छक है। उससे एक बार फिर इस बात की तायद की थी। शहर के पोश इलाके में साफ सुथरी पक्की सड़कें भलांग कर कई खूबसूरत ऊंचे बड़े महलों को छोड़कर एक छोटे से बंगले नुमा घर में आओ तो तुम्हें हर दीवार पे मुख्तलिफ पेंटिंग्स नजर आएंगी। यहीं से सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर बंगले की छत पे आओ तो शीशों से ढका स्टूडियो था। छोटे छोटे कदम लेते अंदर आओ तो तुम्हें मालूम होगा स्टूडियो असल में शीशे का नहीं था। उसकी दीवारों पे जो वॉलपेपर था वो शीशे का डिज़ाइन था। अंदर का माहौल खुशगवार था। रंगीन दीवारों वाले स्टूडियो में लंबी मेज़ बिछी थी जिस पे पेंटिंग के मुख्तलिफ सामान रखे थे। जरा जरा से फासले पे स्टूल रखे थे और उनके सामने एसल और कैनवस रखे थे। इस कमरे में अगर किसी चीज़ की बहुतात थी तो वो खिड़कियाँ थीं। छत से झांकती नीचे को झुकी खिड़कियाँ, दीवार में लटकी खिड़कियाँ। ऐसे ही एक खिड़की के आगे हारून शाहिद बैठा था। बाहर से आती आवाज़ से उसके बाल उड़ रहे थे। सुरमाई संजीदा आंखें पेंटिंग पे जमी थीं। सफ़ेद शर्ट पे रंगों के धब्बे थे। उंगलियों पे भी जरा जरा सा रंग लगा था। आर्टिस्ट, तुम्हारी पेंटिंग में एक चीज़ की कमी है। अपने अब से आती आवाज़ से वो ठटका था। उसके पीछे घनश्याम दास था। 45 साल के करीब की उम्र, ढीली ढाली शर्ट और पेंट में मुलबूस। उसका घुंघराले बाल माथे पे गिर रहे थे। वो मुनासिब नकोश का मालिक था। हारून पिछले कई दिनों से उससे मिल रहा था लेकिन फैन मूवमेंट था कि ख़त्म ही नहीं होता था। किस चीज़ की कमी है आर्टिस्ट? वो सब यहाँ एक दूसरे को इसी नाम से बुलाते थे। दास का कहना था कि इंसान को उसके नाम से ज़्यादा उसका पेशा महबूब होता है। एक डॉक्टर को अगर डॉक्टर की बजाय उसके नाम से बुलाओगे तो उसे इलाज में जोश नहीं आएगा। एक राइटर को अगर लिखारी की बजाय उसके नाम से बुलाओगे तो उसका मूड ख़राब हो जाएगा। और राइटर का मूड ख़राब होने से बचना चाहिए वरना वो आपकी पसंदीदा किरदार को मार भी सकता है। तुम्हारी पेंटिंग में नीला, सब्ज, पीला सब रंग इस्तेमाल होते हैं। यहाँ कहीं भी सुर्ख रंग नहीं है। दिल का रंग, दिल से खून रिसने का रंग, दिल टूटने का रंग। और जब तक दिल नहीं टूटेगा तुम बस काम कर सकते हो। आर्ट बनाने के लिए दिल का टूटना वो ज़रूरी होता है। हारून ने अकीदत से सर हिलाया। थैंक यू सो मच आर्टिस्ट, मैं समझ गया। अगली बार आपको शिकायत नहीं होगी। दास मुस्कुराया था। हारून की आंखों में झांका, फिर पेंटिंग को देखा। वहां सुर्ख रंग का बस एक धब्बा था। शायद वो ये रंग लगाते लगाते रह गया था। उससे अब के हारून को देखा तो उसकी आंखों में ढेरों फिक्रमंदी थी। वो एक छोटा सा स्टूल खींचकर उसके सामने बैठ गया। हारून के हाथ कांप रहे थे। उस साधु से जितनी मोहब्बत सही, लेकिन वो जब संजीदा चेहरा बनाकर बात करने आते हैं तो दिल जैसे चोरी पकड़े जाने की तरह डर जाता है। तुमने सुर्ख रंग लगाया था है ना? लेकिन फिर छोड़ दिया। शायद तुम रंग से खौफजदा हो गए या फिर तुम टूटे दिल से डर गए। वो सोच सोच कर बोल रहा था। हारून का रंग तारीक पड़ता जा रहा था। पेंट करते उसके हाथ कांप रहे थे। आर्टिस्ट, तुम जानते हो ना, सुर्ख रंग दर्द का, कर्ब का रंग होता है। क्या तुम डरते हो कि लोगों को तुम्हारी पेंटिंग के जरिए तुम्हारा टूटा दिल ना नजर आ जाए? क्या यही बात है? वो संजीदगी से इस्तफसार कर रहा था। हारून ने गर्दन झुका दी, हल्क को तर्क कर लिया। आस पास बैठे दूसरे 3 पेंटर उन दोनों से बेनियाज अपना काम करते रहे। वो चंद दिनों में ही दास का फेवरेट हो गया था। ये बात सब जानते थे और हारून को इसमें कोई हैरत नहीं हुई। वो दिलों में जगह बनाने का हुनर रखता था। काफ़ी देर तक वो कुछ नहीं बोल सका। फिर उससे आहिस्ता आहिस्ता कहना शुरू किया। मुझे बहुत डर लगता है। हाँ, डरता हूँ मैं इस बात से कि किसी को मेरा दुख या गम की पहचान हो गई तो क्या होगा। अगर किसी को पता चल गया मेरा दिल टूटा हुआ है तो क्या होगा। लोगों को पेंटिंग में, नॉवेल में, फिल्मों में सिर्फ खुशी और उम्मीद चाहिए। मैं अगर पेंटिंग में अपने दर्द और टूटा दिल भरने लगा तो मुझे लगता है लोग मुझसे बेजार हो जाएंगे। उसने गर्दन उठाई। उसकी आंखों में हल्की हल्की सी नमी तैर रही थी। वो हर्ट नजर आता था। और जो कहता है एक तरफा मोहब्बत का हमारा इंसान एक ना एक दिन बेहिस हो जाता है, वो दुनिया का सबसे बड़ा झूठा होता है। दास से चंद सानी उसकी सुरमाई आंखों को देखा, फिर हल्की आवाज़ में उसके पास बैठकर कहने लगा।
ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जिसकी जिंदगी में कभी दुख नहीं आया होगा लड़के। उसकी आवाज़ हल्की और नर्म थी। लोगों को उम्मीद पसंद है, लेकिन उसके पहले की नाउम्मीदी उससे भी ज़्यादा पसंद है। हारून ने झटके से झुकी गर्दन उठाई। लोगों को दिलों का हील होना पसंद है, लेकिन दिल के हील होने से पहले का जो प्रोसेस होता है वो उससे भी ज़्यादा पसंद है। क्या तुमने कभी किसी लिखारी का ऐसा मसूदा देखा है जिसमें इंसान का दिल एक दिन टूटे और अगले दिन जुड़ जाए और लोग उस लिखारी को पसंद करने लगे? हारून ने नफी में सर हिलाया। जब तक दिल को जोड़ने की वजह नहीं मिलेगी, जब तक दिल एक प्रोसेस से नहीं गुजरेगा, वो जुड़ नहीं सकता। और लोग उस प्रोसेस को जिस गौर से, जिस इंहमाक से पढ़ते हैं ना, इतना गौर से कुछ पढ़ा नहीं होगा। हारून यकटक पल झपकाए बगैर उन्हें सुन रहा था। सारे जवाब खुद ब खुद मिल रहे थे। लोगों को टूटे दिल बुरे नहीं लगते। लोगों को मज़ाहिया नॉवेल और ड्रामे ही अच्छे नहीं लगते। लोगों को हर दफ़ा सबक अच्छा लगता है। अगर तुम अपनी कहानी, अपनी पेंटिंग, अपनी फिल्म में दिल टूटने के बाद का सबक नहीं दे सके, तब तुम फ्लॉप हो, तब तुम बेकार हो। दिलों का टूटना बुरा नहीं होता, पेंटिंग में दर्द बुरा नहीं होता, तकालीफ और गम के बाद भी किसी उम्मीद, किसी रोशनी का नज़र न आना बुरा होता है। हारून ममनूनियत से उसे देखता रहा। दास उठा, उसे कंधे को थपका। टूटे दिल बुरे नहीं होते, सबक होते हैं, ग्रो करने और हील होने का इशारा होते हैं। वो कह के आगे बढ़ गए, फिर रुके। शरारती आंखों से हारून की पूछ को देखा। वैसे आर्टिस्ट, अगर सब लिखारी टूटे दिल के किस्से और दर्द भरी कहानियां लिखना छोड़ दें तो क्या होगा? सारे के सारे लोग खुद को गोली मार देंगे, या फिर कम से कम फांसी तो जरूर चढ़ जाएंगे। वो मुड़े बगैर बोला, और अगर लिखारी किरदारों को मारना छोड़ दे तो नीला थोथा खाकर मर जाएंगे। पास बैठी लड़की ने लुकमा दिया था। सारे स्टूडियो में भरपूर हंसी की आवाज़ें गूंजी थीं। वैसे आहिस्ता बोलो, अगर किसी लिखारी ने सुन लिया तो तुम्हें अपनी कहानी में डालकर एक अलमनाक मौत देगा। दास से हल्की सरगोशी की तो सारे अपनी पेंटिंग्स की तरफ मुतवज्जा हो गए। लिखारी से पंगा मतलब अपने अगले पिछले बखिए उधेड़ना। ना भाई, आर्टिस्ट पास आए ऐसे जालमों से। रंगीन स्टूडियो अपने होनहार आर्टिस्ट को देखता फखर से गर्दन अकड़ाए खड़ा रहा। उमर हयात के बंगले पे धूप छन कर गिर रही थी। वो दोनों इस वक्त बंगले के पिछले अहाते में थे। यहाँ बंगले के अंदरूनी हिस्से के मुकाबले चिप्स का सादा फर्श था। यहाँ ज़्यादा सामान नहीं था, बस कोने में कपड़े धोने वाली मशीन रखी थी और बाकी भी उसी तरह के सामान। ये जगह बस कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल हुआ करती थी। इस वक्त उमर दोनों हाथ कमर पे रखे बेबसी से फर्श पे लगे कपड़ों के ढेर को देख रहा था। उसके अंदाज से बेचारगी थी। हाले बालों का चूड़ा बनाए घर के सादा जोड़े में मलबूस सी वो भाग भाग कर सारे काम कर रही थी। शायद कपड़े धोने की आदी थी। उमर, मशीन में वॉशिंग पाउडर डालो। हाले कपड़े अलग करते मसरूफ सी बोली थी। उमर ने एक आखिरी कोशिश करनी चाहिए। हाले ये जुल्म है। मैं एएसपी हूँ, मैं कपड़े धोऊंगा। वो सख्त बेयकीन था। तुम हर बार क्यों भूल जाते हो? तुम सस्पेंडेड हो। वो अब भी नीचे बैठी कपड़े अलग कर रही थी। दफातन उससे सर उठाया, बुत बने खड़े उमर को देखा और फिर उसके अंदाज की नापसंदीदगी को। अच्छा ठीक है, अगर तुम नहीं धोना चाहते तो हम लॉन्ड्री में दे देंगे, बस कुछ पैसे देने पड़ेंगे। वो बिल्कुल कोई सरसरी अंदाज से बोली तो उमर के जैसे दिल पे हाथ पड़ा हो। पुलिस वाला जान दे देगा, पैसे नहीं देगा। पैसों की बात करके मेरा बीपी ना लो किया करें। वो यकदम पुरजोश हो गया। मैं खुद धोऊंगा और सारे कपड़े धो डालूंगा। वो अपनी शर्ट के बाजू फोल्ड करता मशीन की तरफ बढ़ा। हाले पीछे से मुस्कुराई थी, शैतानी मुस्कुराहट। थोड़ी देर बाद वो दोनों काफ़ी कपड़े धो चुके थे। उमर टब में अपनी एक शर्ट लिए बैठा था और ब्रश से उसे रगड़ रहा था जब उसका फ़ोन बजने लगा। मशीन में कपड़े डालती हाले ने जरा दूर रखा उसका मोबाइल उठाया और उमर के इशारे पे उसके कान के पास रखा। अब वो इस तरह खड़ी थी कि मोबाइल उसके कान से लगा रखा था और वो कॉल पे बात कर रहा था। हाँ बोलो सरदार। अच्छा, रात का खाना हम दोनों? उसे एक नज़र हाले को देखा। हाँ ओके, हम आ जाएंगे। आगे से सरदार कुछ कह रहा था। नहीं, मैं अभी नहीं आ सकता, मसरूफ़ हूँ यार, ऑफिस का काम कर रहा हूँ। उससे चिढ़कर बताया। हाले ने मुस्कुराहट दबाए रखी। यार संडे है तो क्या हुआ,
उमर हयात काम करते हुए संडे मंडे नहीं देखता। फहरिया कहते हुए वो इस वक्त कोई झूठों का सरदार लग रहा था। अगर जो सरदार उसके सामने रखा कपड़ों का टब और उसके झाग में भरे हाथ देख लेता, यकीनन गिरकर बेहोश हो जाता। उमर जल्दी कर लो, कितने कपड़े अभी धोने को रहते हैं। हाली की आवाज़ इस वक्त उमर को किसी शोर की मानने लगी थी। उसने कराहकर आंखें मीच लीं। हाली अब भी मासूमियत से उसके कान से फ़ोन लगाए खड़ी थी। वो जानती थी दूसरी जानिब मौजूद सरदार ने उसकी आवाज़ बाखूबी सुनी थी और अब उसका खहका यहाँ तक सुनाई देता था। ना ना, मैं मान ही नहीं सकता। तो तुम कपड़े धो रहे हो? वो एक बार फिर कहका लगाकर हंसा था। बको मत। घर के कामों में मदद करवाना एक गैरतमंद मर्द का काम होता है। दूसरी जानिब सरदार का कहका मज़ीद बुलंद हुआ था। मतलब अब एल्फा, उमर हयात, ओ मेरे खुदाया, उमर तुम कपड़े धो रहे हो? कह दो ये झूठ है। मैं मान ही नहीं सकता। वो पेट पकड़े बुरी तरह हंसते हुए कह रहा था। उमर जब्त किए उसे सुन रहा था। हाले ने उसके कान से मोबाइल हटाकर अपने कान पे रखा। सरदार, जी जी, मैं हाले बात कर रही हूँ। असल में माजरत, लेकिन फ़ोन रखना होगा, अभी बहुत कपड़े धोने को रहते हैं। उमर ने बाकायदा अपना सर पीटा था। जी जी भाभी, धुलवाएं इससे कपड़े बर्तन सब धुलवाएं। ये तो माहिर है इन कामों में। सरदार ने बामुश्किल अपनी खैकी का गला घूंट रखा था। हाले ने फ़ोन काट दिया। उमर अब के दांत पीसते हुए उसे देख रहा था। हाले ने मासूमियत के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए उसको ऐसे देखा जैसे कुछ जानती ही ना हो। अनजान बनने की अदाकारी अच्छी है, लेकिन मैं खुद अवार्ड याफ्ता अदाकार हूँ। वो सबसे कह रहा था। क्या ही अच्छा हो कि इस वक्त अदाकारी को छोड़कर तुम कपड़ों पे ध्यान दे दो। वो जो लाइम कलर वाली बाल्टी है ना, उससे हाथ को लंबा करके इशारा किया। वो कपड़े मशीन में डाल देना, मैं अभी आती हूँ। वो एक शान बेनियाजी से कहती अंदर बढ़ गई। उमर पीछे पल खाता रह गया। क्या करे वो इस औरत का। हाले वापस आई तो उसके हाथ में 2 जूस के गिलास से हलक तर हो गया था। अब उसके अंदर मज़ीद तवानाई आ गई थी। एक गिलास उससे उमर की जानिब बढ़ाया। वो जो अभी मशीन में कपड़े डालकर आया था, खामोशी से गिलास थाम लिया। कहीं जहर तो नहीं डाला? वो मशकूक नज़रों से जूस के गिलास को देख रहा था। हाले ने एक लंबा खून भरा, फिर सुकून से उसको देखा। वैसे अगर डाला भी हो तो क्या हो गया, ऐना गोंडा पे जहर क्या असर करेगा। साथ मासूमियत से आंखें पटपटाईं। उसी लम्हे हाले की नज़र जरा फांसे पे रखी बाल्टियों की गिटार पर पड़ी तो उसका दिल उछलकर हलक में आया। यहाँ एक पीली बाल्टी थी, वो कहाँ गई। उससे उमर को देखते हुए शौक से पूछा। वो पीली नहीं थी, वो लाइम कलर था। आप ही ने तो कहा था लाइम कलर वाली बाल्टी के कपड़े मशीन में डाल दूं। हाले का मुंह शौक और सदमे के मारे खुला का खुला रह गया। वो आगे गई, पीली बाल्टी उठाकर हवा में बुलंद की और सबसे उमर को देखा। मैंने ये लाइम कलर, वो नीली पीली बाल्टी को लाइम कलर कह रही थी, वाली बाल्टी कही थी। तुमने धुले हुए कपड़े दोबारा मशीन में डाल दिए। मैं तुम्हारा क्या करूं उमर। वो बेबसी भरी बेचारगी से बोली। उमर दांत कचकचाता आगे आया। मिसिस हाले हयात साहिबा, अगर आपको याद पड़ता हो तो ज़रा ज़हन पे जोर दें कि आपको रंगों की कितनी पहचान है। और यहाँ हाले सुल्तान को खुद पे भी रहम आया था। उसका ये कलर ना पहचानने वाला मर्ज उससे और क्या क्या करवाएगा। वो दोनों बेचारगी से एक दूसरे को देखते रहे, फिर यकदम हंस पड़े, बुलंद और पांग कह के। मैं भी कितना गधा हूँ, मुझे याद ही नहीं रहा कि आपको रंगों के नाम नहीं आते। और मुझे क्या ज़रूरत थी बाल्टी की निशानदेही रंगों के हिसाब से करने की। वो दोनों अब हंसते हुए दोबारा मशीन की तरफ जा रहे थे। जुड़े वाली लड़की और माथे पे गिरे बालों वाला लड़का अब मशीन से कपड़े निकाल रहे थे। वक्त कम था और काम बहुत ज़्यादा। शहर की महंगी तरीन मर्दाना बुटीक के ऊपर वाले फ्लोर पे आओ तो छोटा सा फूड कोर्ट बना था। खाने और कॉफ़ी पीन्स की अशिया अंगेज खुशबू नाक के नतनों से टकराती थी तो रूह तक तासदम हो जाया करती थी। ऐसे में इस फूड कोर्ट के दरमियान वाली मेज़ की तरफ आऊँ तो वहाँ जान अपने किसी साथी के साथ बैठा था। उन दोनों की मेज़ पे खाना रखा था। मुकाबिल खाना खा रहा था, जबकि वहाज बस बेजदिली से काना जहर मार कर रहा था। फिर क्या हुआ? तुम्हारा बेटा आजकल नजर नहीं आता। कदूस खाने से हाथ रोककर बैठा उससे पूछ रहा था। वो वहाज का बचपन का दोस्त था। कुछ दिन पहले वो आया था, लेकिन फिर वही अंदाज, न बात की न करने दी। बिल्कुल बाप की तरह गुस्सील और माँ की तरह जिद्दी है।
उसको देखकर पहली नज़र में यकीन आ जाता है कि वह जहान का बेटा है। वो थकान से कह रहा था। वैसे वहाज, मैंने आज तक तुमसे नहीं पूछा, लेकिन आज मुझे बताओ आखिर तुमने उसे तलाक दी क्यों? वो आगे को झुका मुखलिस सी राजसारी से कह रहा था। वहाज एक झटके से सीधा हो बैठा। मैंने उसे तलाक नहीं दी थी। वो वसुक से कह रहा था। उसकी आंखें, उसका अंदाज, उसका लहजा सब चीख चीख कर बता रहे थे कि वो सच्चा है। वो अपने बेटे जैसा झूठा और कहानी घड़ने वाला हरगिज नहीं था। क्या बकवास है? तुमने उसे तलाक नहीं दी थी? क्या कह रहे हो? कद्दूस सख्त हैरत सदा था और वह जहान ने हमेशा नगीन से अलग होने की बात की थी। उससे कभी नगीन को तलाक देने की बात नहीं की थी। उस दिन क्या हुआ था? कद्दूस मुश्किल पूछ सका। वहाज ने करा कर आंखें बंद की। ये जिक्र भी उसके लिए मुश्किल था। मासी, नगीन और वहाज चंद दिन सुल्तान मंजिल में गुजार कर वापस अपने घर चले आए थे। वहाज की अच्छी नौकरी लग गई थी और अब वो उस शराब जुए से भी दूर था। नगीन को मारना तो दूर, उससे झगड़ना तक छोड़ दिया था। दिन और जिंदगी सुकून से गुजर रहे थे। वो दोनों रोजाना वहाज की छुट्टी के बाद करीबी पार्क जाया करते थे। उस रोज भी वो दोनों पार्क में रखे सीमेंट की बेंच पे बैठे थे। बच्ची को कैरी कॉट में लिटा रखा था। अरे नगीन, तुम? इस आवाज पर उससे गर्दन मोड़ी। उसकी दाएं तरफ डॉक्टर फरहत खड़ी थी। नगीन की डॉक्टर। महर की पेटाइश से कब वही नगीन का इलाज करती रही थी। वो कोई 45 साल के करीब की औरत थी। बाल कलमों से सफ़ेद और चेहरा कोरा गुलाबी। वो इस उम्र में भी हसीन और बावकार लगा करती थी। नगीन मुस्कुराते हुए उठी और उनके गालों से गाल टकराए। वो उन्हें देखकर खुश हुई थी। हाथ सलाम के बाद खामोश हो गया था। वो दोनों काफी देर तक खड़े खड़े बातें करती रहीं। जब डॉक्टर फरहत कुछ याद आने पे बोली, अरे अपने बेटे से तो मिलवाओ भाई, मैं भी तो देखूं किस पे क्या है। वो खलूस से कह रही थी। नगीन के आबरू तफक्कुर से सुकड़े थे। हाथ सीधा हो बैठा। हमारे यहाँ बेटी हुई थी, नगीन आहिस्तगी से बोली। तो फरहत ने उसे ऐसे देखा जैसे कोई मजाक कर रही हो। आर यू किडिंग मी? तुम्हारी डिलीवरी मैंने करवाई है। तुम्हारे यहाँ बेटा हुआ था। वो तो तुम्हारे होश में आने से पहले मुझे जाना पड़ा था। मेरी बेटी बीमार थी। डॉक्टर जेनिश ने बाद में संभाल लिया था। वो एक पल को रुकी। नगीन, तुम मजाक कर रही हो ना? उन्होंने जैसे तायद चाही थी। नगीन कुछ नहीं कह सकी। नगीन कुछ नहीं कह सकी। उसके वहमे और अंदेशे सब सच हो रहे थे। वो किसी खेल का हिस्सा बन गई थी। उसके अक्त में सीमेंट की बेंच पे बैठे वहाज का गुस्सा हस्बे आदत ऊद कर आया था। डॉक्टर को कोई कॉल आ गई थी। वह एक्सक्यूज करती आगे बढ़ गई। पीछे नगीन नमक का मुजस्मा बन गई थी। उंगली लगाओ तो ढह कर गिरे। ये औरत क्या कह रही है? क्या किया है तुमने? हाँ, किसकी बच्ची है ये? नगीन, मुझे जवाब दो। वहाज उसके बाजू को पकड़े भरमी से कह रहा था। उसकी आंखें खौफनाक लगती थीं, वैसी जैसे वो उसे मारते वक्त हो जाया करती थी। नगीन बस पल झपके बगैर क्या दिमागी से उसे देख रही थी। डॉक्टर, झूठ, झूठी है वो। उससे अटक अटक कर कहना शुरू किया। ये मेरी, हमारी बेटी है। वो सफ़ेद पड़ते चेहरे के साथ मुश्किल बोल रही थी। आंखें भीग रही थीं। वहाज अब उसे बाजू से पकड़े घर लेके जा रहा था। वो खींचती हुई साथ जा रही थी। महर को वहाज से उठा रखा था। मुझे साफ साफ बताओ नगीन, ये क्या बकवास है? वरना खुदा की कसम तुम अभी मुझे जानती नहीं हो। वो घर आ चुके थे और अब वहाज उसके सर पे खड़ा था। नगीन बस आंखें फर्श पे टिकाई बैठी थी। उसके दिमाग में चक्कर चल रहे थे। कुछ बको भी। वो धाड़ा था। नगीन ने अब भी उसको नहीं देखा। वो चेहरे पे हाथ फेरती उठी और बेड पे पड़े अपने छोटे से फोन की जानिब आई। हाथ सबसे उसे देख रहा था। उसका गुस्सा, उसका गुस्सा हमेशा जान लेने वाला हुआ करता था। घंटी जा रही थी और फिर अगले ही लम्हे कॉल अटेंड हो गई। सलाम, दुआ, सलामती, आगे से बहुत कुछ कहा गया, लेकिन नगीन बस अपने मुंह से चंद अल्फाज ही घसीट सकी। मेहरमा किसकी बेटी है भाभी? आप मेरे साथ थी, मुझसे झूठ मत बोलिएगा। उसका लहजा हल्का और बेतासुर था। एक लम्हे को फोन के पार खामोशी छा गई, जैसे दूसरी जानिब हसीना ने अल्फाज मुझ जमा किए थे उनके। वो तुम्हारी बेटी है नगीन, जाहिर है वो तुम्हारी बेटी है। मैं तुम्हारे साथ थी, मेरा यकीन करो, वही तुम्हारी बेटी है। ये मान, ये वसो। वो मुड़ी। वहाज अब भी उसे भरमी से दिख रहा था। वो आगे आई,
अब उसकी आंखें सख्त थीं, उनमें किसी किस्म की रियायत नहीं थी, किसी किस्म की खुदतरसी नहीं थी। मेहरमा मेरी बेटी है, वह आज मेरी और तुम्हारी, वो हम दोनों की बेटी है। वो उसकी आंखों में आंखें डाल के बेखौफी से कह रही थी। लेकिन लेकिन अगर तुम्हें यकीन नहीं आता, वो 2 कदम मज़ीद आगे आई। हम डीएनए टेस्ट करवाएंगे। बको मत। वह हाथ से खड़का। अगर तुम टेस्ट करवाने को राज़ी नहीं हुए तो आज और अभी मैं अपनी बेटी लेकर यहाँ से जा रही हूँ और आइंदा तुम अपनी बेटी की शक्ल भी नहीं देख पाओगे, याद रखना। वो उंगली उठाकर उसे वार्न कर रही थी। नगीन, बात मत बढ़ाओ। मेरा मतलब ये नहीं था, मैं बस। तुम बस मुझ पे इल्ज़ाम लगा रहे थे। वहाँ जहाँ तुम बस मुझे जलील करना चाहते थे और तुमने किया। अब अगर तुम्हें लगता है मैं इस बेइज्जती के बाद भी तुम्हारे साथ रहूंगी तो तुम गलत हो। मैं अभी और इसी वक्त अपने अब्बा के घर जा रही हूँ और तलाक के कागजात बहुत जल्द तुम्हें मिल जाएंगे। वो सुर्ख आंखें लिए फैसला कुन लहजे में कह रही थी। हम टेस्ट करवाएंगे। वहाँ की संजीदा आवाज़ उभरी। वो भी फैसला कर चुका था। लेकिन टेस्ट का रिजल्ट जो भी हुआ, उसे हमारी ज़िंदगी पर असरअंदाज नहीं होना चाहिए, ओके? नगीन ने जवाब नहीं दिया। वो पूरी रात उन दोनों के दरमियान कोई बात नहीं हुई। नगीन मार सह सकती थी लेकिन किरदार पे धप्पा नहीं। अगली सुबह वो दोनों एक दूसरे से नजरें मिलाए बगैर अस्पताल आए थे। ये नगीन की दोस्त का अस्पताल था। वह आज बाहर बेंच पे बैठा था। सादा सफ़ेद कमीज शलवार में मलबूस हल्की दाढ़ी वाला वजिया मर्द आज सख्त परेशान था। हाथ में मेहर को लिया हुआ था। ये बच्ची उसे कभी अपनी जैसी नहीं लगी थी, कभी नगीन जैसी नहीं लगी थी, लेकिन उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये बच्ची उसकी नहीं होगी। दफातन एक आहट हुई। उसे सर उठाकर देखा। सामने नगीन थी, उसके साथ डॉक्टर भी थी। वो कुछ पूछ नहीं सका। क्या उसे कुछ पूछना चाहिए था? नगीन आहिस्तगी से उसके साथ बैठ गई। क्या रिजल्ट है? नगीन की आवाज़ आहिस्ता थी, बेहद आहिस्ता। डॉक्टर नोईन ने अपना गला तर किया। नगीन को एक मुख्तात नज़र से देखा। नगीन, हम अंदर चलकर बात। जो भी बात है यहीं करो। वहाज ने खरी खरी कह दी। नवीन ने एक मासत ख्वाह नजर नगीन पे डाली। ये बच्ची वहाज ही नहीं है। अल्फाज से ये जहर। नगीन ने बेयकीनी से सर उठाया। वहाज का चेहरा सुर्ख हुआ, गर्दन की नसें फूलने लगी। उसका जी चाहा आज जमीन में गिर जाए। हो सकता है बच्ची बदल गई हो, अस्पताल में ऐसा होता रहता है। तुम। नवीन कुछ कह रही थी लेकिन उन दोनों ने जैसे कान बंद कर लिए थे। वहाज तकरीबन नगीन को घसीटता हुआ बाहर की जानिब ले जाने लगा। उसे घर लाकर वो उसे कमरे में फेंक कर चला गया। कितने दिन गुजरे, कितनी रातें, नगीन को अंदाज़ा नहीं हो सका। और फिर 4 दिन बाद उसे कुछ कागजात मौसूल हुए थे। वो तलाक के कागजात थे। वह आज नहीं आ सका लेकिन तलाक के कागजात आ गए थे। उसने चुपचाप मेहर को साथ लिया और अपने घर से बगैर कुछ लिए वो निकल आई। ये वो दिन था जब नगीन और वहाजी कहानी का अंजाम लिखा जा चुका था और जिन मोहब्बतों की शुरुआत ही बद्दुआओं और घर के बड़ों को नाराज़ करने से हो, उनके अंजाम कुछ खास नहीं हुआ करते। सुल्तान मंजिल में उससे 1000 बार तलाक की वजह पूछी गई लेकिन उससे मुंह नहीं खोला। वो किसी को क्या बता सकती थी? हाल वह आज अपने सामने बैठे कद्दूस से कह रहा था। मैं घर इसलिए नहीं गया क्योंकि मेरा एक्सीडेंट हो गया था। हाँ, मैं उस दिन गुस्से में घर से निकला था, लेकिन मुझे बस इस बात का गुस्सा था कि मेरे बच्चे को मुझसे कौन जुदा कर सकता है। नगीन के किरदार पे तो मुझे तब भी शक नहीं था, लेकिन मैंने उसे यकीन भी तो नहीं दिलाया ना। इतबार के चंद बोल ताल्लुक बचा लेते हैं, मैं ये नहीं समझ सका। वो आसुर्दगी से कह रहा था। उस एक्सीडेंट के बाद मैं कोमा में चला गया था। मेरा कोमा 2 साल का था। उन 2 सालों के बाद मैंने नगीन को बहुत ढूंढा और फिर मैं उसके घर गया। मैंने कितनी मिन्नतें की, कितना यकीन दिलाया, कितनी कस्में खाई कि मैंने तलाक नहीं दी, लेकिन किसी ने मेरी कोई बात नहीं सुनी। यूसुफ साहब ने मुझे 3 बार थाने में बंद करवा दिया, लेकिन मैं हर बार आ जाता था और फिर नगीन से वही एक बात करता था कि मुझे उस पर एतबार है, लेकिन नगीन को उन झूठे कागजात पे यकीन था, मुझ पे नहीं। सबको लगता था मैं कहानी का विलन हूँ, लेकिन मैं विक्टिम था। मेरा खानदान तबाह हो गया था। मेरी बीवी, मेरा बच्चा, मेरी शादी, मेरी सेहत, मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा। जब तक नगीन जिंदा थी मैं हर दफ़ा उसके लिए जाता था, चाहे मुझे मारें, चाहे मुझे थाने भिजवा दें, मैं उस पर गिव अप नहीं करता था। और फिर वो एक दिन मुझसे मिली। वहाज के चेहरे पे कर्व फैल गया।
आंसू आंखों के किनारों से बह निकले। हम अस्पताल में मिले थे। वो हाले को अपनी भतीजी को लेकर आई थी। वो बीमार लगती थी। वो मेरी नगीन नहीं थी। उस दिन मैंने उसे सब सच बता दिया। मैंने उससे एक चांस मांगा। उससे मुझसे कहा कि वो सच जानती है। वो बस मेरे साथ नहीं रह सकी क्योंकि वो खौफजदा थी, गिल्टी थी। उससे हमारे बच्चे की हिफाजत नहीं की, इसलिए वो मुझसे नज़र नहीं मिला सकती थी। मैंने उसे तसल्ली दी, उसके खदशे दूर किए और फिर उसने मुझसे कहा कि वो बहुत जल्द मुझसे रब्ता करेगी। फहद सांस लेने को रुका। उसकी आंखें अब तेजी से बह रही थीं। उसका बूढ़ा चेहरा मुर्दा लगता था। कद्दूस उसको सुनता रहा, खामोशी से। और मैंने उसे खो दिया। वो उस दिन किसी रोड एक्सीडेंट में मर गई। उससे कहा था वो मेरे साथ जीना चाहती है, लेकिन जी नहीं सकी। मैंने उससे कहा था मैं उसके साथ जीना चाहता हूँ, और उसके बाद जीते जी मर गया। मैंने नगीन को खो दिया और मुझे लगा सारी दुनिया मुझसे खो गई है। मैं उससे बहुत मोहब्बत करता था। मैंने उसे तलाक नहीं दी थी। बूढ़े वहाज ने शिकस्तगी से सर झुका लिया। आंसू अब मेज पे गिर रहे थे। कद्दूस उठकर उसका सर थपक रहा था, दिलासा दे रहा था। लेकिन एक हाथ से, दूसरे हाथ से वो उसकी मुलाकात की रौदात की ऑडियो पे सेव का बटन दबा रहा था। और फिर अगले ही लम्हे तुम उसे यही ऑडियो व्हाट्सएप पे किसी उमर वहाज का बेटा के नंबर पे भेजते हुए देखोगे। वहाज का सर अब भी झुका था और कद्दूस अब के मुस्कुरा रहा था। बिलाखिर उसके दोस्त के कुछ गम तो ख़त्म होंगे। कहानी के विक्टिम्स का भी जिंदगी पे थोड़ा बहुत हक होता ही है। सरदार विला में आज जैसे रौनक उतर आई थी। उसके घर में हंसी चहल पहल महसूस होती थी। डाइनिंग एरिया में लंबी मेज पे अनो इकसाम के खाने सजे थे। यहाँ से जरा फासले पे वो सब लोग सोफों पे बैठे थे, खुशखबरियों में मसरूफ, हाथों में प्लेट्स लिए। जरा जरा देर बाद मुलाजिम उनके लिए कुछ न कुछ ला रहा था। हाली के हाथ में प्लेट थी और वो मुस्कुराते हुए सरदार की बीवी का कोई गुस्सा सुन रही थी। उससे पूरे शिफॉन के कुर्ते के साथ बड़े पांचों वाला ट्राउजर पहन रखा था। दुपट्टा नदारत, पूरे बाल कर्ल करके पीछे को खुले छोड़ रखे थे। कानों में डायमंड्स और हल्के मेकअप में वो अच्छी लग रही थी। उसके साथ बैठे उमर ने स्याह ड्रेस शर्ट के साथ हाकी पेंट पहन रखी थी और सरदार से शोरूम के मामलात पे गुफ्तगू कर रहा था। ओ माय गॉड, इस बात पे तो सेल्फी बनती है। ये आवाज़ सरदार की बीवी की थी। वो कोई 25-26 वर्ष की हुशक्ल लड़की थी, बगैर बाजों वाला कुर्ता शलवार में मलबूस, स्याह कंधे तक आते बालों को खुला छोड़े वो बस ठीक लग रही थी। उसके नक्कोश वाजबी थे, लेकिन उसकी हर बात पे सेल्फी लेने की आदत ने यहाँ बैठे लोगों को सख्त बेसार कर रखा था। वो हर दूसरी बात पे सेल्फी लेती और इंस्टा पे अपलोड करती थी। पाउट करो उमर। उसकी आवाज़ पे उमर ने बेचारगी से सरदार को देखा, जो वाकई अपनी बीवी की आवाज़ पे पोस्ट कर रहा था। जब से आया हूँ पॉज कर करके जबड़े दुख गए हैं। मुझे तो लगता है पॉट कर करके मेरे होंठ बतख जैसे हो जाएंगे। वो कर्रा कर बोला था। और मज़े की बात यह है कि तुम बतख बनकर भी अच्छे नहीं लगोगे। ये लैल थी। दखली दरवाज़ा पार करती वो नक्सक से तैयार अंदर आ रही थी। गहरे नीले सिल्क के जोड़े में मलबूस छोटे बालों को कर्ल किए वो इंतहाई हसीन लग रही थी। देखो जरा, अच्छा लगने की बात कर कौन रहा है? वो जो तैयार होकर भी मेरे घर की मासी लगती है। उमर कहाँ पास आने वाला था। लैल करीब चली आई, उससे करीब लंबे सोफे पे धप से बैठी। तुम्हारे घर की मासी को 5,000 उधार चाहिए, निकालना जरा। वो चेहरा हथेली पे गिराए उमर को देखकर बोली थी। उमर ने इंतहाई कड़वा मुंह बना लिया, अंदर तक जैसे बेसारी सरायत कर गई। मैं आज ही अपनी मासी बदल रहा हूँ। वजह तब्दीली पैसों का मांगना और मेरा बीपी लो कर देना लिखो। उसकी बात पे लैल कुलस्सी रह गई। हाले समेत बाकी सब मुस्कुराए थे। लैल उठकर खाना लेने चली गई तो सरदार हाले की जाने मुड़ा। वैसे भाभी, ये उमर की शर्ट बहुत साफ लग रही है। आप लॉन्ड्री कहाँ से करवाती हैं? वो बज़ाहिर संजीदगी से पूछ रहा था, लेकिन हाले उसकी बात का मतलब समझते हुए मुस्कुरा दी। है एक बहुत ही टैलेंटेड धोबी सरदार भाई, राज की बात है, वापसी पे उसका पता दे जाऊंगी। उमर सबसे उन दोनों को देखी गया। दिल तो किया था सरदार की गर्दन मरोड़ दे। इस बात पे तो सेल्फी बनती है। नीलम एक बार फिर चहक कर बोली तो सरदार ने तकान से उसको देखा। अलबत्ता उमर अब के सीधा हो बैठा था। तुम्हें पता है नीलम, मेरी बीवी की एक आदत है। उसे अगर कोई बात बुरी लगे तो वो लोगों के मोबाइल तोड़ देती है। मेरे 3 मोबाइल तोड़ चुकी है। वैसे हाले, आपको सेल्फी लेना भी तो पसंद नहीं है ना?
आखिरी बात हाले को देखकर पूछी। नीलम ने नामहसूस अंदाज में मोबाइल पीछे कर लिया, चेहरे की मुस्कुराहट बदकत कायम रखी। सरदार और हाले उसकी चालाकी पे उसे घूर कर रह गए। लैल खाना लेकर वापस आई तो उसे अपनी उसी साबका जगह पे उमर के करीब बैठ गई। हाले ने एक नज़र उनको देखा, एक लम्हे को, बस एक लम्हे को उसे उमर के करीब उसका बैठना बुरा लगा था। अगले ही लम्हे उसे सर झटक दिया। उसी लम्हे उमर का मोबाइल बजा तो वो माजरत करता उठ गया। मुलाजमा कॉफ़ी के भरे हुए मग ले आई थी और फिर किचन में वापस जाते हुए नीलम की हिदायत पे डाइनिंग का दरवाज़ा बंद करती चली गई। हाले ने एक नज़र दरवाजे को बंद होते देखा और फिर अगले ही लम्हे उसका चेहरा सफ़ेद हुआ था। उसे घुटन महसूस हुई। उमर बाहर था। सरदार अब लैल से कुछ कह रहा था। नीलम अपने फ़ोन में कुछ देख रही थी और एक वही थी जिसका दिल चाहा था यहाँ से उठकर भाग जाए। उसे शराबी कैफियत में अपनी दाईं टांग हिलानी शुरू कर दी। नामहसूस अंदाज में अपने बंद गले पे हाथ फेरा। कोई दुपट्टा नहीं था जिसे उतारा जाता, कोई जगह नहीं थी जहाँ जाया जाता। वो पैनिक नहीं करेगी, उसने खुद से वादा किया, लेकिन अब उसका जिस्म पसीने से भीग रहा था। हाले, कॉफ़ी लो। सरदार की बीवी ने मग उसकी तरफ बढ़ाया। हाले के हाथों में सकत नहीं थी कि वो उस मग को थाम सके। वो मुट्ठी से सोफे को भींचे हुए थी। आंखें अब सुर्ख मुर्दा सी होने लगी थीं। उमर, उमर कहाँ है? उसके लबों से टूटे फूटे अल्फाज निकले। लैल ने झटके से गर्दन मोड़कर उसको देखा, फिर उसका दिल धक से रह गया। उसे एक बार फिर पैनिक अटैक हो रहा था। अगर उसके नर्व्स मजबूत ना होते तो अब तक वो चीख चिल्ला रही होती। लैल फौरन उठकर दरवाजे तक गई और उसे पूरी तरह खोल दिया। फिर वापस हाले तक आई। उससे सामने चेहरे वाली लड़की को अपने करीब आते देखा। वो उससे कुछ कह रही थी। हाले गायब दिमागी से उसे सुन रही थी। सरदार और नीलम उनको की तरह उसे देख रहे थे। वो उसकी हालत समझ नहीं पा रहे थे। हाले उठी और बाहर की जानिब लपकी। लैल तासुब से उसे देखती रही। बाहर आकर उससे गहरे सांस लिए। अंदर लैल ने सरदार और नीलम को मुख्तसरन सब किस्सा सुनाया। चंद मिनट वो बाहर खड़ी खुद को नॉर्मल करती रही। आंखें उबल उबल कर आंसू बहाना चाहती थीं, लेकिन वो सब किए खड़ी रही। अंदर जाने में अलग शर्मिंदगी थी। वो कैसे उन सब का सामना करेगी? कुछ देर बाद वो अंदर आई। हलाफे तवक्का किसी ने कुछ नहीं पूछा। चंद मिनट पहले जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। हाले को ज़रा तकवीयत हुई। उसी पल उमर भी अंदर आया, लेकिन उसका चेहरा मुख्तलिफ था। वो सपाट था और बेतासुर भी। सरदार उठकर उस तक आया। क्या कुछ हुआ है? किसकी कॉल थी? तुम परेशान लग रहे हो। वो उन दोस्तों में से था जो दोस्त कम माँ बाप ज़्यादा बनते हैं। दोस्त का चेहरा देखकर सब पहचान लेने वाले। कुछ नहीं हुआ। क्या होना था? वो लापरवाही से बोला। खैर, अब हम निकल रहे हैं, फिर बात होगी। उससे अपनी चीज़ें समेटते हुए कहा। हाले अपनी हालत छोड़ उसको देखी गई। क्या था जिसने उसे इतना डिस्टर्ब कर दिया था? वो बगैर किसी की तरफ देखे बाहर निकल गया था। यहाँ सब उसके दोस्त थे। वो जानते थे जब उमर ने कह दिया कुछ नहीं हुआ तो वो बात नहीं बताएगा। वो उसके रवैये के आदी थे, सो नॉर्मल रहे। हाले उसके पीछे गई थी। वो उमर से पूछेगी और उसे बताना होगा। कब तक वो अपनी तकालीफ खुद तक महदूद रखेगा?